शाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, जिस पर पूरी आपको जानकारी दी जाती है। और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय रहेंगे, आइए इस पे नजर हम पहले डाल लेते हैं, जिसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। बात करेंगे रबी फसलों में उन्नत जल प्रबंधन की, किस तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही बागों में किस तरह का प्रबंधन आपको करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज आपको कार्यक्रम में हम देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर है, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इसके साथ ही अपने हमारी मेल आईडी, उस पर भी आप अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारी कोशिश यही, जो आपके सवाल आते हैं उनको जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. मिश्रा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मिश्रा। धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम यहाँ पहले बात करेंगे रबी फसलों में उन्नत जल प्रबंधन की। लेकिन जब बात करते हैं जल प्रबंधन की, तकनीकें भी अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज क्योंकि विश्व दलहन दिवस भी है, तो ये भी जरूरी कि इसके जरिए भी हमारे जो किसान हैं वो जागरूक रहें, और इसके जरिए भी आप पानी की जो बचत तो करते ही हैं, साथ ही जहाँ पानी की कमी है वहाँ इनकी खेती भी की जाती है। लेकिन ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जाता है डॉक्टर मिश्रा कि किस तरीके से अब नई तकनीक जो है वो किसान अपना रहे हैं। और ये सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, उसमें फिर हमारे जो अलग अलग विधा है हमारी कृषि की, वो भी अब हमारे जो किसान हैं उनको अपना रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस समय जल जो है एक कृषि का सबसे प्रधान लागत है। और आजकल के समय में जल के ऊपर बहुत सारे मैं समझता हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां जल को लेकर के देश और विश्व में देखी जा रही हैं जी। लगातार उत्तरोत्तर जल की कमी भी दृष्टिगत हो रही है और वातावरण परिवर्तन भी हो रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर से जल को लेकर के। जी। तो यहाँ पर हम सभी का समवेत रूप से प्रयास होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उन्नत जल प्रबंधन करें, जिससे जो कृषि क्षेत्रों में जो इस समय सबसे ज्यादा जो जल का प्रयोग किया जा रहा है उसमें थोड़ी कमी लाई जा सके। क्योंकि विभिन्न अन्य क्षेत्रों से जल की मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो इसलिए ये बहुत सम्यक हो जाता है कि हमारे किसान भाई अपने जल का बहुत अच्छा समुचित और उन्नत प्रबंधन करें जी। और इससे न केवल जल की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, बल्कि किसानों के लाभ में भी आशातीत वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि आज जल प्रदान करने की एक मूल्य भी है। हम जैसा जानते हैं कि चाहे ग्राउंड वाटर से पंपिंग करना हो या और किसी भी माध्यम से जल उपलब्ध कराना हो फसलों को, तो उसमें मूल्य एक शामिल है। यदि हम अपने लाभ में वृद्धि चाहते हैं तो इस मूल्य को हमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और विभिन्न उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो यानी देखिए, ना सिर्फ पानी की बचत हमें करनी है, बल्कि जो लागत हमारी जाती है, जब हम लगातार पानी का दोहन करते हैं, भूजल लगातार गिरता जा रहा है, कई ऐसी समस्याएं तो हैं, उसके साथ साथ किसान की लागत भी जाती है। जितनी देर पानी खेत में चलेगा, जितनी देर इंजन चलेगा, किसान की एक लागत बढ़ती है, उस लागत को भी हमें कम करना होगा। और किस तरीके से हम पानी की बचत कर सकेंगे, अपने आर्थिक रूप से बचत करेंगे, और कैसे कृषि को और मुनाफे का सौदा हम बना सकते हैं, तो इन तमाम सवाल जो हैं इनके जवाब आज हम लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जल के समुचित उपयोग पर सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे कम पानी के व्यय पर अधिक लाभ लिया जा सके। लेकिन कृषि पूरी तरह से सिंचाई पर आधारित है। अगर पानी नहीं तो उत्पादन नहीं,
ऐसे में बीच का रास्ता यही है कि खेतों में पानी उतना ही डाला जाए जितना फसल को जरूरी है। इस समय खेतों में रबी की फसलें लगी हुई हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण खेतों में डाला गया ज्यादातर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। लिहाजा किसानों को चाहिए खेत में नालियों के द्वारा पानी बहाकर सिंचाई न करें, बल्कि फव्वारा या ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। इन विधियों को अपनाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी करती है। साथ ही किसान सबसे पहले तो उन किस्मों का चुनाव करें जो उस स्थान की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप हो और जिन्हें कम पानी में भी तैयार किया जा सकता हो। इसके अलावा जल संचय को अपनाकर भी उन्नत खेती की जा सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान का है, जहां किसान बारिश के पानी का संचय कर उसी से फसलोत्पादन ले रहे हैं। जल प्रबंधन की नई तकनीकों की जानकारी लेने के लिए किसान मेलों, प्रदर्शनियों के माध्यम से अपडेट हो सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग तकनीक हैं जिनकी मदद से हम जल प्रबंधन कर सकते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहें, सरलता से कहें तो पानी की बचत कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। लेकिन किसान कितने जागरूक अब हो चले हैं, उन तकनीकों को अपना रहे हैं। और खासतौर से हमारे देश की जब बात की जाती है तो जलवायु की विभिन्नता तो मिलती है, उसी हिसाब से पानी की कमी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम देखते हैं। राजस्थान जैसे राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर अब हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो किसान हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि कितना पानी वो बचा सकते हैं और उसका संचय वो इसलिए करते हैं। और इस तरह की जो भूमिका है किसान की, डॉक्टर मिश्रा, वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि वही शायद दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। अवश्य, मैं समझता हूं कि देख करके सीखना हमारे किसानों को बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग भी अपने शोध संस्थानों में, अपने केंद्र पे विभिन्न प्रकार की शोध करते रहते हैं और समय समय पर किसान भाइयों को आमंत्रित करते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। और हमारा प्रयास विभिन्न अन्य माध्यमों से भी है इस प्रकार की जानकारी किसानों तक ले जाना, जिससे कि न केवल जल यानी कि संसाधन की ही बचत हो सके, बल्कि किसानों को भी उसका लाभ मिल सके। और हमें लगता है कि पिछले कई सालों से जो प्रयास हम कर रहे थे उसमें काफी सफलता भी मिली है। और हमारे किसान भाई बढ़ चढ़ करके जल प्रबंधन में और खासतौर से उन्नत जल प्रबंधन की ओर आप चल रहे हैं और बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। और जो लोग छूट गए हैं या जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं इन सभी प्रोग्राम्स और स्कीम से, आने वाले समय में अवश्य मैं समझता हूं कि वो जुड़ेंगे और हम इस मुहिम को एकदम सफल बनाने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। और खासतौर से क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर मिश्रा, जब हम रबी फसलों की जब बात कर रहे हैं वहां पे किस तरह का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है? क्या ऐसा भी है कि जो किसान है, शायद आवश्यकता हमें 3 से 4 सिंचाई की है, लेकिन अब किसान को लगता है पानी की उपलब्धता है तो ज्यादा सिंचाई कर दी जाती है? जी बिल्कुल। जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता ज्यादा है वहाँ के किसान, हमारे बहुत बार हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं, बताया भी है किसानों को। एक धारणा सी बन गई है कि थोड़ा अधिक जल अगर प्रदान करेंगे तो उससे बहुत अच्छी फसल हो सकेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्रों में और रबी के फसलों में खास तौर से ना तो अधिक जल लाभकारी होता है और ना तो कम ही। तो दोनों ही अवस्थाओं में जितना आवश्यक है उतना ही जल प्रदान किया जाना उचित होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर बुआई करने के कुछ दिनों के बाद अगर हम सिंचाई करते हैं, जड़ क्षेत्र बहुत सीमित होता है, छोटा होता है, तो उसमें जितना अधिक जल हम प्रदान करेंगे वो सारा बर्बादी हो जाता है। तो पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और जिस प्रकार से जब पौधे बढ़ने लगते हैं, उनका जड़ क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो हमें उत्तरोत्तर जल की मांग थोड़ी बढ़ती हुई जाती है। इसी प्रकार से मौसम का भी बड़ा अच्छा प्रभाव देखा गया है कि जैसे रबी की फसलों में आप देखेंगे बोने के कुछ समय के बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, वातावरण की जल मांग ही घट जाती है। तो ऐसी अवस्था में अधिक जल प्रदान करना फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा किसान भाइयों को वैज्ञानिक और उन्नत जल प्रबंधन की ओर चलना चाहिए। और इसकी विभिन्न प्रविधियां हैं, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे प्रोग्राम में और किसान भाइयों को बताएंगे। चलिए बिल्कुल, इस पर भी हमारे जो दर्शक हैं उनको हम यहाँ जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें हमारे साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप संयुक्त निदेशक हैं उद्यान अनुसंधान केंद्र के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ, डॉक्टर ए.के. सिंह।
हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं और जो लगातार दर्शकों के सवाल आएंगे उनके जवाब हम यहाँ डॉक्टर सिंह से लेंगे, लेकिन फिलहाल का जो समय चल रहा है डॉक्टर सिंह, उसमें हम जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या महत्व है अगर हम बात करते हैं कि हमें बागों में जो प्रबंधन है वो अपनाना चाहिए। डॉक्टर सिंह सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। चलिए दोबारा AK सिंह जी का हम यहाँ रुक करेंगे, लेकिन जैसे कि हम यहाँ डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं अब जागरूक हो रहे हैं। एक समय पर किसान को लगता था कि अगर वो बूंद बूंद सिंचाई कर रहा है तो शायद खेत में या जो फसल है उसकी पूर्ति ही नहीं हो पाएगी, लेकिन अब हम देखते हैं जो किसान है ज्यादा से ज्यादा इसको अपना रहे हैं। सरकार ने उस पर भी जो सब्सिडी है वो भी किसानों को दी है। जी हाँ, अब धीरे धीरे किसान भी जागरूक हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब नई तकनीकियां जो सिंचाई की हैं, जिनमें कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, और अब आगे तो जमाना आ रहा है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन और सब इरिगेशन का भी, लेकिन अभी किसान भाई बहुत आगे हैं और ड्रिप इरिगेशन को बहुत अधिक क्षेत्र में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। न केवल बागवानी बल्कि अब अपनी ये खाद्यान्न फसलों में और अन्य दलहनी फसलों या तिलहनी फसलों में भी किसान भाई आगे आ रहे हैं कि इन प्रविधियों को अपनाएं, जिससे कि जल की बचत होने के साथ साथ आप देखते होंगे किसान भाई खेतों में जाते हैं और इस रबी के मौसम में तापमान बहुत कम रहता है और ठंडक रहती है और इस तरीके से खेतों में जाने से बच जाते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटेड इरिगेशन के माध्यम से बटन दबाते ही आप अपने फसलों को जलापूर्ति कर सकते हैं और आपका ना तो कोई हाथ गंदा होगा, ना पैर गंदे होंगे, ना ही आपको ठंड लगेगी। यानी कि एक बहुत ही अच्छी सुविधाजनक चीज हमारे सामने है। तो मैं संस्तुति भी करता हूं और क्यों ना किसान भाई इसको अपनाएं। जी, तो यानी देखिए सरल तो है ही, उसके साथ साथ सुरक्षित भी है ये, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कई तरह की दुर्घटनाएं भी किसानों के साथ हो जाती थी, लेकिन जब इस तरह की तकनीकें आती हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मिश्रा किसान को विश्वास कर पाना उतना आसान भी नहीं होता। उनको थोड़ा सा लगता है कि नई तकनीक है, पता नहीं कैसे काम करेगी, कहीं इसमें लागत हमारी ज्यादा ना आ जाए। लेकिन अब जैसा आपने उदाहरण भी दिया कि किसान अगर कहीं दूसरी जगह भी बैठे हैं तो वहीं से उसके जरिए पूरी नियंत्रित ढंग से वो सिंचाई उनके खेत में हो सकती है। किस तरीके से हमारे किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो प्रयास अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किए जा रहे हैं और उनमें जो उन्नत सिंचाई विधियों को अपनाने के लिए जो अनुदान की जो व्यवस्था की गई है, उस अनुदान का लाभ लेते हुए किसान भाई आगे आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारा सिंचित क्षेत्रफल जो है अभी भी फ्लड इरिगेशन में है, जिनमें भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब समय आ चुका है जब किसान भाई उन्नत तकनीकियों को बृहद रूप से अपनाएंगे। बल्कि सभी किसान, अगर मैं कहूँ, सकल सिंचित क्षेत्रफल अगर इस प्रकार से उन्नत सिंचाई विधियों के अंतर्गत आ जाएगा तो आज जो हमारी सिंचाई की जो दक्षता है जो 30 से 40% पर है, वो हमें 70 से 80% तो कम से कम प्राप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि 90% भी प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़े जल भंडार की जो रक्षा हो जाएगी, जो हम बर्बाद कर देते हैं हर वर्ष, तो वो दूसरे किसानों को जहां पर जल उपलब्ध नहीं है वहां पर मिल सकता है उनको, और सकल क्षेत्रफल सिंचित भी बनाया जा सकता है और हमारे सभी किसानों की सिंचाई की लागत कम हो जाने से उनके लाभ में बहुत वृद्धि होगी। साथ में फसल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर फ्लडिंग इरिगेशन कर रहे होंगे तो कोई ऐसी फसल जैसे टमाटर की है या कोई और जो जमीन पे रहती है, उसमें बहुत तरीके की व्याधियां और बीमारियां भी लग सकती हैं, सड़न भी हो सकती है। तो एक साफ सुथरा एक वातावरण मिलता है, खरपतवार नहीं होते हैं जहां तक आप देख सकते हैं, और साथ में आप दवाइयां और उर्वरक भी सही मात्रा में, जिसको हम लोग प्रिसीजन इरिगेशन बोलते हैं, तो प्रिसीजन इरिगेशन करते हुए प्रिसीजन एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी हम प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कितने एक बहुउद्देशीय हम इसको मान सकते हैं कि अगर हम पानी की बचत करते हैं या एक जितनी आवश्यकता है उतना पानी अगर फसल को मिलता है तो कितने लाभ उसके जरिए हमें मिल सकते हैं। अब आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे कितना महत्वपूर्ण है बागों में जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, क्या महत्व इसका और किस तरीके से जो किसान है इसको अपनाते भी हैं? सर्वप्रथम सभी हमारे किसान भाइयों को नमस्कार।
हम किसान भाई और अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए बसंत ऋतु आने वाला है और जो भी हमारे उद्यान से संबंधित फसल है, मुख्य रूप से जो हमारे फल फल है, अब उसमें फूल आने वाला है जी। तो किसान भाइयों से और बागवान भाइयों से मेरा ये मेरी जो है अनुरोध है कि वो जो भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग ना करें। अभी जब तक फ्लावरिंग में आ रहा है पौधा आपका, तब तक आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, जिनके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फूल से दूसरे फूल पर, वो पॉलिनेटर्स मर जाते हैं। जैसे आपकी हनी भी हुई, हाउस फ्लाई हुई, तो इसलिए किसान भाई किसी चीज का कोई भी दवाई का स्प्रे इस समय नहीं करेंगे जब फूल खिल रहा होगा। नंबर 2, परागण, प्रॉपर परागण हेतु किसान भाइयों को अपने 1 हेक्टेयर बगीचा अगर उनके पास है तो 8 से 10 हनी बी बॉक्सेस का प्रयोग करें, बगीचे में रखें, जिससे मधुमक्खी के लिए वहां पर जगह बने और अच्छी तरह से पॉलिनेशन हो सके। इसी तरह से अगर तीसरी बात हम करें तो अभी जब भी हमारे बाग में फूल आते हैं उस समय किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि उनकी सिंचाई ना करें। अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारा ऑर्चर्ड ड्राई हुआ है, तो जिस समय फूल आने को होता है आपको सिंचाई नहीं करनी है। जैसे चलिए इस बात का यानी ख्याल रखना होगा, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई जो है वो आप ना सिर्फ अपनी फसल में करें, बाग में भी आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई जो है वो करनी होगी। और जैसा कि अभी यहाँ डॉक्टर सिंह ने बताया कि जो पुष्पन अवस्था होती है उस वक्त आप सिंचाई ना करें, ये बेहतर रहता है, वरना जो फूल आते हैं उसके जरिए वो आगे आने वाले समय में फल में वो नहीं बदल पाते हैं, फूल झड़ने लगते हैं और उसका नुकसान जो है, खामियाजा जो है किसान को उठाना पड़ता है। और भी जानकारी इनसे हम लेने की कोशिश यहाँ करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय बागों में की गई क्रियाएं आने वाले समय में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं। इस समय तक बहुत से फल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। ऐसे में उन पेड़ों की खास देखभाल करें, साथ ही नए बागों की देखभाल करें। समय समय पर निराई गुड़ाई, सिंचाई और उर्वरण करें। आम के बागों में उर्वरक देने का ये सही समय है। नाइट्रोजन 500 ग्राम, फास्फोरस 500 ग्राम व पोटाश 700 ग्राम प्रति पौधा दें। इन्हें मिट्टी में मिलाकर हल्की सिंचाई करें। फरवरी माह में तैयार अमरूद के फलों की तुड़ाई जारी रखें। तुड़ाई का सबसे अच्छा समय सुबह का है। फल को अखबार से पैक करने से फलों का रंग व भंडारण क्षमता अच्छी होती है। इस माह अंगूर में काट छांट करें। काट छांट से 15 दिन पहले 2 से 5 मिलीलीटर एथेफोन का छिड़काव करें। उसके बाद कटे भाग पर 1% बोर्डो मिश्रण से उपचारित करें। जनवरी फरवरी माह में अनार में ग्राफ्टिंग विधि से पौधे तैयार करें। साथ ही अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो अनार के नए बाग तैयार कर सकते हैं। रोपाई से पहले 2.5 लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बेर की बात करें तो बेर में चूर्णिल आसिता रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। बेर की बात करें तो बेर में चूर्णित आसिता रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए फरवरी माह में 0.2% केरातिन का छिड़काव करें। 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। फरवरी माह के अंत में किसान बेर के पौधे भी लगा सकते हैं। इस समय अगेती किस्मों के फलों की तोड़ाई जारी रखें। तो जाना आपने किस तरीके से बागों में प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, यानी कौन कौन से कृषि कार्य अभी के समय में आप कर सकते हैं। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ बाग के बारे में। बाग का प्रबंधन हम किस प्रकार से करें जिसमें हमारी कम लागत है। दूसरी चीज, जो हमारा फल जो है फट जाता है, सड़ जाता है, हवा में गिर जाता है, उसको कैसे बचाएं। और तीसरी चीज, अधिक लाभ लेने के लिए हमें इसको बाजार तक हम जो है सही सलामत कैसे पहुंचाए जिससे हमें अच्छा लाभ इससे मिल सके। नंदस्वरूप जी, कोई विशेष फल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या कोई ऐसा बाग जो आपने लगा रखा है अभी? नहीं, मैं हम तीनों चीजों के बारे में जानना चाहिए कि कम लागत कैसे है। दूसरी जो फल हमारे सड़ जाते हैं, फट जाते हैं या आंधी तूफान में झड़ जाते हैं, उनको किस प्रकार से रोके। दूसरी चीज, जिसको बाजार में ले जाने के समय में कौन सी सावधानी बरती जिससे हमारा फल जो है खूबसूरती के साथ बाजार तक पहुंचे और बिल्कुल, यानी वो आकर्षक बना रहे। डॉक्टर सिंह क्या जानकारी देना चाहेंगे? नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए और जो एक समस्या रहती है फल फटने की या फल झड़ने की, उससे उसका क्या समाधान है? बिल्कुल, जो हमारे मिश्रा जी का प्रश्न है बहुत ही वाजिब है।
और इस समय किसान भाइयों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके फल झड़ते हैं, फल अच्छी प्रकार के नहीं होते, अगर फल लग भी जाते हैं तो वो फटते हैं, फल का जी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों को, हमारे बागवान भाइयों को सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना है, जिसमें मुख्य रूप से कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरेक्स, ये तीन का प्रयोग करना है। अगर हम रेट कहें तो इसमें कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट जो है 0.2%, कॉपर सल्फेट और जो बोरेक्स है इसका प्रयोग 0.1% के करीब करें। और अगर ये किसान भाई जानना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 10 kg जो है हमारा जिंक सल्फेट बनता है और 5 kg कॉपर सल्फेट और 5 kg बोरेक्स, इन तीनों का प्रयोग आपको करना है स्प्रे के टाइम। अब बात यह है कि स्प्रे कब करें। स्प्रे का तो सही समय है, जैसे आपका केमिकल इमरजेंस होता है उसके पहले एक स्प्रे कर दें और उसके बाद दूसरा स्प्रे, इसमें जब फूल आ जाते हैं और दाने बन जाते हैं, दाने बनने के बाद जब वो मटर के दाने के बराबर होते हैं तो दूसरा स्प्रे करते हैं। तो किसान भाई पाएंगे कि उनके जो उपज है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। और साथ ही साथ आपको हम ये बताना चाहेंगे कि क्यों आज के समय में ये जरूरी हो गया है, जो हमारे भूमि में पोषक तत्व है, जैसे आप नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें और पोटाश की करें, तो ये तो हम देते हैं, हमारे किसान भाई आज भी देते हैं, लेकिन सिर्फ पोषक तत्वों पर उनका जोर नहीं रहता है। और आज के समय में अगर देखें तो हमारी भूमि में, हमारे बगीचों में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की काफी कमी है, यानी इस पर भी ध्यान देना होगा। सुझाव दिए गए हैं, इनको आपको करना होगा जी, जिससे आपको आपका उत्पाद बहुत अच्छा मिले। चलिए बिल्कुल। तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं उन पर भी अब हमारे जो किसान हैं गौर करने लगे हैं और अच्छे ढंग से आपको गौर करना होगा, जिससे अगर इस तरह की कुछ कमियां आ रही हैं तो वो भी दूर हो सके और आपकी जो फसल है, जो उत्पाद है, आपका फल जो है वो आकर्षक हो और उसके बाद आपको आकर्षक बाजार भाव जो है वो बाजार में मिल सके। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, ये हमारे जो दोनों विषय हैं इनसे संबंधित, लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों में किस तरीके से जल प्रबंधन आप अपना सकते हैं और बागों में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा बेहतर मुनाफे के लिए। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हरि सिंह जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरि सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, फुहारा सिस्टम जो है वो तो हमारे लगा हुआ है और हम एक खेत में जो फुहारा गन आती है ना वो लगवाना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में बताया जाए। और दूसरा सवाल है कि अमरूद के जो बूटे हैं ना वो पत्ते जो है उसके लाल हो रहे हैं, सूख रहा है पौधा, इसके बारे में भी कृपया बताया जाए। चलिए बिल्कुल, पहले जो आपका सवाल है पानी की तकनीक से जुड़ा हुआ उसका जवाब मैं ले लेता हूँ। यहाँ क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा? देखिए, आप रेन गन की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके का स्प्रिंकलर सिस्टम ही है जो हाई दबाव पे, अधिक दबाव पे चलता है। ठीक है, तो आपके पास अगर जो पंप लगा हुआ है लगभग अगर समझ लें कि 5 से 10 हार्स पावर के बीच में अगर है तो एक रेन गन भी आप चला सकते हैं। कंडीशन ये है कि पाइपलाइन में किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए जी। और रेन गन को चलाने के लिए लगभग 10 PSI का जो प्रेशर है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको
अब किसी वैज्ञानिक सलाहकार से बात करके और अपने कितना क्षेत्रफल आपको सिंचाई करना है एक बार में, क्योंकि एक रेनगन जो है एक लगभग उसका थ्रो 100 मीटर तक होता है या हो सकता है 115 मीटर तक हो जाए। तो उस हिसाब से आपको अपने खेत के आधार पर उसका चुनाव करना पड़ेगा। उसमें भी विभिन्न प्रकार की साइजें आती हैं और उसका मेन चीज है कि उसका प्राइम ओवर बहुत मैचिंग होना जरूरी है। साथ में जल का स्रोत भी बहुत आवश्यक है कि उतना जल, जिस अधिक मात्रा में वो जल आप प्रदान कर रहे हैं तो उसका स्रोत भी आपके पास होना चाहिए जहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मिलती रहे, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से आप ये जो तकनीक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो अपने सवाल ईमेल आईडी के, हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर भी भेज रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फिलहाल अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर AK सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शक के जुड़े थे वो बता रहे थे कि अमरूद का उनका बाग है लेकिन जो पत्तियां हैं वो लाल रंग उन पे आ रहा है और सूख भी रही हैं, जो तना है वो ऐसा लगता है जैसे सूख चुका हो, तो क्या ये कोई लक्षण है किसी तरह के? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल वीडियो जो बैकग्राउंड बिल्कुल गड़बड़ आ रही है जी। फिर भी कुछ बीच में आप क्या प्रश्न अपना प्लीज दोहराएंगे, अभी कुछ ठीक हुआ है सिस्टम? जी, हमारे जो दर्शक थे वो बता रहे थे कि उनका अमरूद का बाग है और जो अमरूद की पत्तियां हैं वो उन पर करीब करीब लाल रंग की होने लगी हैं। बिल्कुल, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये होता क्या है कि जब ठंड पड़ती है तो ठंड के समय में ऐसा देखा गया है, पौधे अमरूद के या तो छोटे हों तो भी और बड़े हों, ये समय के साथ जैसे ये भी टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें ये सुधार हो जाएगा। और इसमें होता क्या है कि फास्फोरस की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, फास्फोरस जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है पौधों को, जिसकी वजह से इसमें जो है जैसे लाल रंग की पत्तियां कह रहे हैं इस तरह की होने लगती हैं। घबराने की बात नहीं है, अभी आप जो है फास्फोरस का प्रयोग आपको करना है, जिसमें लगभग एक सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग लगभग 1 किलो के करीब आपको पर प्लांट डालना है। इसमें हमारे किसान भाइयों को पता है कैसे हमें इन खाद को प्रयोग करना है। एक गोल सा रिंग बना करके चारों तरफ प्रयोग करें और बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। अभी जैसे ही लगभग 15-20 दिन बाद टेम्परेचर बढ़ेगा बिल्कुल पत्तियां हरी हो जाएगी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सिंह, ईमेल के जरिए में हमारे पास सवाल आए हुए हैं और दोनों ही सवाल उत्तर प्रदेश से हैं। जो पहला सवाल है वो है सतीश जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि अनार का ये बाग लगाना चाहते हैं, क्या कितनी संभावना है, पूरी प्रक्रिया ये जानना चाह रहे हैं। साथ ही अगला जो सवाल है वो है आदर्श जी का, मथुरा उत्तर प्रदेश से। ये बता रहे हैं कि इनके पास 5 साल का पेड़ हो चुका है अनार का, लेकिन फल उस पर छोटा सा आता है और वो भी झड़ जाता है, यानी यहाँ भी अनार जो है उनका उम्मीद के मुताबिक फलन नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए हर चीज का एक अपना, हर क्रॉप के लिए इन्वायरमेंट है, माइक्रो क्लाइमेट है। जो अनार की खेती हमारे किसान भाई को अपनाए हैं और इसमें एक हमारा भगवा वैरायटी थी, भगवा वैरायटी है इसमें भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जहां पर पानी वाटर टेबल हाई है वहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आती है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को ये देखना होगा कि पहले वो अगर हमें बता सकें कि कौन सी प्रजाति लगाए हैं तो उनको सही उत्तर इसका मिल सकता है और उनको गाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी हैं, उनको ही चुनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भगवा लगाया और भगवा की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी क्षेत्र विशेष की जो किस्में हैं, कह रहे हैं कि अगर झड़ने की समस्या है, अगर इनके फल का साइज ठीक है, कलर भी अच्छा आ रहा है, अगर उसमें झड़ने की समस्या है तो इसमें कोई बड़ी बहुत घबराने की बात नहीं है। आप नैप्थेलिन एस्टिक एसिड 20 ppm के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं और अगर ना हो सके, अगर ये नैप्थेलिन एस्टिक एसिड ना बना सके, उसका थोड़ा सोल्यूशन बनाना कठिन होता है, तो प्लानोफिक्स, मार्केट में प्लानोफिक्स मिलता है, उसको ले और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाकर उसको पौधे के ऊपर स्प्रे करें। इससे देखेंगे कि फल जो है उसमें। चलिए, इनका समाधान जो है यानी हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार सर, मैं मटर के बारे में जानना था। मटर बोलिए छोटी वाली और लगभग दाने बढ़ने की अवस्था में है और एक पानी दे दिया था और बारिश तो हुई नहीं, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था कि कोई ऐसा टॉनिक है क्या जो अगर कहीं किसी फसल में पानी की कमी होती है तो उस टॉनिक से थोड़ी बहुत पूर्ति की जा सकती है? चलिए डॉक्टर मिश्रा, क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे आप?
मटर की फसल में दाने बनने की अवस्था में किसी भी प्रकार से जल की कमी हानिकारक होती है, लाभ और यील्ड में कमी आ जाती है। तो आप प्रयास पूर्वक इस समय सिंचाई अवश्य कर दें, नहीं तो दाने छोटे रह जाएंगे और उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। जी। और रही बात इसकी कि किसी टॉनिक की आपने चर्चा की है, तो मैं समझता हूं कि अभी चर्चा हो रही थी, चाहे बागवानी की फसल हो या कोई और भी फसल हो, तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जी। इनका पूर्ण जो है मृदा में विद्यमान होना आवश्यक है। तो पहले अगर आपने सॉइल टेस्टिंग करवा रखी है तो आपको पता होना चाहिए या होगा कि आपके यहाँ ये सारी जो खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ हैं वो सही मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है जी। यदि नहीं थे तो आपको अभी तक मेरा ख्याल लगा लेना चाहिए था, और नहीं तो अगली फसल पर आप देखें उसके पहले आप अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड दोबारा से बनवाएं और टेस्ट करवा के देखें कि क्या आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई पोषक तत्व की कमी तो नहीं है जी। अगर नहीं होगी तभी मैं समझता हूँ कि आप उन्नत फसल उत्पादन कर सकेंगे जी। बिल्कुल, देखिए इस तरह की भी ये संभावनाएं रहती हैं, और ये भी जरूरी कि एक जो प्रबंधन है, इसलिए लगातार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, जो कि सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है, सिर्फ उर्वरक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से कैसे आपको अच्छी उपज मिल सकती है, गुणवत्तायुक्त उत्पादन आप ले सकते हैं, इस बारे में हमें ध्यान देना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। लखीसराय बिहार से ये हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अमरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हमारा सवाल ये है कि जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं ना चना में जी, कैसे सिंचाई करते हैं तो लाल पीला हो जाता है नीचे से तना उसका और पत्ती जी, और उसके बाद वो मैंने जैसे सर्द हो जाता है और बढ़वार भी रुक जाता है, डेवलप नहीं कर पाता। तो चना में ये लोग वैज्ञानिक लोग बताते हैं चना में 3 सिंचाई कीजिए, तो किस प्रकार किस स्टेज में सिंचाई करें और कैसी सिंचाई करें जो उसमें ये दिक्कत नहीं आए। चलिए, बिल्कुल, देखिए इनका मानना है कि जानकारी भी लेते हैं। अगर 3 सिंचाई कही जाती है तो क्या ये भी संभावना डॉक्टर मिश्रा के शायद 2 सिंचाई की ही आवश्यकता हो उनकी, अगर नमी है वो खेत में? देखिए, पहले तो ये देखने वाली बात है कि दलहनी फसलों में सिंचाई की अपेक्षाकृत आवश्यकता कम होती है जी, और इनकी जो इनके सीजन की, जिसको सीजनल वाटर डिमांड हम लोग बोलते हैं, लगभग 250 मिलीमीटर के आसपास रहती है जी। तो अगर सिंचाई की बात करें तो जब बुआई करते हैं तब एक पलेवा देकर के एक वातावरण तैयार किया जाता है खेत में, और जो पहली सिंचाई जिसको हम कहेंगे वो है ब्रांचिंग की अवस्था में देते हैं जी, जो कि 30 से 35 दिन के बाद आती है फसल में। और जो दूसरी सिंचाई होती है वो फूल आने से पहले थोड़ा सा, और यदि आपके पास अगर मान लीजिए कि मृदा में नमी बराबर है और आपके पास पानी भी है, तो कोशिश करें कि फलियों में दाना भरने की अवस्था में सिंचाई करें जी। ज्यादा सिंचाई दलहनी फसलों के लिए जड़ गलन का कारण होती है, जिसकी वजह से पौधे की स्थिति है वो भी खराब हो जाती है जी। तो अधिक सिंचाई यानी कि जो है जल निकास मांग करती है, ज्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, इस बात का ख्याल 2 सिंचाई मैं समझता हूँ लखीसराय के लिए उपयुक्त है जी, और कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी सिंचाई से, क्योंकि आपकी मिट्टी उससे भी नुकसान हो सकता है। आपने कहा कि अगर ज्यादा क्ले परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसकी जल धारण क्षमता रहती है, तो आप ज्यादा सिंचाई करके फसल को नुकसान में डाल सकते हैं। ना अपनी आपको देखिए, ना अपनी लागत आपको बढ़ानी है और ना ही फसल को नुकसान पहुंचाना है। और जैसा हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, आज विश्व दलहन दिवस है, तो लगातार जो दलहनी फसलें हैं खुद कम पानी की उनको आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ कोशिश यही कि फसल चक्र में आप दलहनी फसलों का समावेश जरूर करें। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे
प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों में कैसे उन्नत जल प्रबंधन आप अपना सकते हैं और बागों में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। ना सिर्फ टोल फ्री नंबर जिनके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बल्कि हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इसके जरिए भी आप अपना सवाल हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य प्रकाश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। तो अमरूद की कौन सी वैरायटी लगाई जाए जिससे कि एक तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो, रेट अच्छा मिले? जैसे अब हिसार सफेदा है या आपका तैवान पिंक वगैरह है जी। इस तरह की 3-4 वैरायटीज में से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी हर तरीके से? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, यमुनानगर हरियाणा से सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन सी किस्म अच्छी रहेगी अमरूद की यहाँ पर जो कि उत्पादन भी अच्छा दे और उसका बाजार भाव भी इन्हें अच्छा मिल पाए। हालांकि दो किस्मों का नाम भी बताना चाहूंगा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि अमरूद की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर प्रोडक्शन ज्यादा लेना है, उत्पादन ज्यादा लेना है तो L49 प्रजाति को हम लगाते हैं। जैसा कि अभी हमारे बागवान भाई भी बता रहे थे कि हिसार सफेदा भी लगाया, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि हरियाणा से है और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही ये वैरायटी को इजाद किया गया है जो हिसार सफेदा है, तो ये भी अच्छी है। इसके अलावा ये इलाहाबाद सफेदा भी लगा सकते हैं और इन 2-3 प्रजातियों को अच्छी तरह से ये उगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो इन्होंने बताया हिसार सफेदा वो भी बहुत अच्छी है। अगर अधिक उत्पादन चाहते हैं तो दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि L49 जिसको लखनऊ जिसको हम बोलते हैं सरदार बाबा के नाम से भी, उसको ये लगाएं, उससे अच्छी उपज मिलेगी। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सिंह, ईमेल के जरिए भी हमारे जो दर्शक हैं अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल हमारे पास यहाँ आए हैं, वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। एक सवाल है अंकुर ठाकुर जी का, बता रहे हैं कि इनका आम का बाग है, ऊपर की जो टहनियां हैं वो लगभग सूखती हुई इनको नजर आ रही हैं। क्या ये कोई किस तरह का रोग का लक्षण हो सकता है या जो पोषक तत्व है उसकी कमी की वजह से है? बिल्कुल, ये आम का इसको हम बोलते हैं कि डाई बैक, ऊपर से नीचे की तरफ आम में जो टहनियां हैं ये सूखती है, ये फंगस के अटैक से होता है और मुख्य रूप से बरसात में इसका अटैक ज्यादा होता है। तो बरसात के बाद इसकी हमें साफ सफाई करनी चाहिए। इसलिए ये बताना चाहूंगा कि जहां भी टहनियां सूखी हुई हैं आम के पेड़ पर, उनको जहां तक सूखी हुई है उससे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे उसको एक विशेष प्रकार की कैंची आती है, कैंची हमारे बागवान भाई को पता है, और उससे उसको कट करके निकाल दें। काटने के बाद उन टहनियों को निकालने के उपरांत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका हमें स्प्रे करना है उस पेड़ के ऊपर। तो इसको 2.2% 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका सोल्यूशन बनाते हैं और पेड़ के ऊपर स्प्रे करते हैं। साथ ही साथ अगर मोटी टहनियां कटी हुई है तो ऐसी स्थिति में उन मोटी टहनियों पर भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और चूने का मिक्स करके लेप लगाते हैं ताकि वहां से कोई भविष्य में इंफेक्शन ना फैले। और इस तरह से करने पर आप पाएंगे कि आपका जो आम का वृक्ष है वो फिर हरा भरा ऊपर की तरफ नई शाखाएं आने लगेंगी और आपका आम का वृक्ष ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें जितनी टहनियां सूखी हैं आपको ऊपर से नीचे की तरफ काटनी होगी, ये अवश्य काटनी होगी, उसके उपरांत आपको COC का स्प्रे करना होगा। जी
बिल्कुल। तो देखिए इस तरह की जो प्रबंधन है वो हमारे किसान अपना सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा एक और सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए। सवाल है सतीश का उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि 4 बीघे के क्षेत्रफल में ड्रिप ये लगाना चाह रहे हैं, पंप सेट की उपलब्धता नहीं है, लेकिन इसमें अनुमानित खर्च जो है वो कितना आ सकता है? प्रति एकड़ अब तो कॉस्ट थोड़ी कम भी हो गई है। पहले करीब करीब प्रति हेक्टेयर की कॉस्ट अगर बताऊं तो 1,25,000 से 40,000 के बीच में कुछ भी हो रहा था। प्रति एकड़ करीब 57,000। लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी फसल के लिए आप सिस्टम डिजाइन करवा रहे हैं, सिस्टम लेना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे भी मतलब प्राइवेट वितरक हैं जिन्होंने बहुत नीचे ला दी है कॉस्ट की, यद्यपि उसमें सिस्टम की जो उम्र है, यानी कि जितने समय तक सिस्टम चल सकता है, तो उसमें कुछ लेकिन जरूर लगा हुआ है। लेकिन किसान भाई, अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से और किसी संस्तुत वितरक से कोई अपना सिस्टम लेना चाहते हैं जी, तो जो कॉस्ट अभी मैंने पहले बताया था आपको, लगभग 1.25 लाख से लेके 1,40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जी, वो आपको मिलेगा, जिसमें सभी सिस्टम पूरी तरीके से होगा, जिसमें कि आपका प्राइम मूवर यानी कि पंप भी शामिल है और सारे मेन लाइन, सब मेन लाइन, ड्रिपर और लेटरल, ये सारा सब कुछ डिजाइन करके आपको दिया जाता है जी। अब देखने वाली बात है कि आप स्वयं अपना प्रयास करना चाहते हैं या ये संस्थागत स्रोतों से लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यानी अलग अलग यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि राज्य सरकारों की भी योजनाएं रहती हैं तो उनका लाभ भी आपको मिल सकता है, इसलिए पहले जानकारी आप जरूर ले लें। एक तरीके की जो औसतन लागत कितनी आ सकती है उसके बारे में यहाँ डॉक्टर मिश्रा ने फिलहाल जानकारी दी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुनील यादव जी जुड़े हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? आपसे गुजारिश करने चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हाँ सर, ये कह रहे थे कि इस पर ये कह रहे थे कि ये पपीता का जो है बाग हम लगाए हैं और विकास वही कर रहा है। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। पपीते का बाग इन्होंने लगाया, उसमें बढ़वार नहीं हो पा रही है, ये इनका सवाल है। और एक ईमेल के जरिए भी रितेश जी का सवाल आया था कि पपीते की मार्केटिंग जो है कैसे कर सकते हैं, कहां से इसके लिए क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा इस बारे में आप जानकारी दें। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बैकग्राउंड से काफी डिस्टर्बेंस है, प्लीज क्या प्रश्न एक बार दोबारा दोहराएंगे? जी डॉक्टर सिंह, सुनील जी का सवाल है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। पपीते का बाग इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उसमें उम्मीद के मुताबिक जो बढ़वार है, विकास जो है उन पौधों का नहीं हो पा रहा है, क्या इनको करना चाहिए? और साथ ही ईमेल पे रितेश जी का भी सवाल यही है कि पपीते की जो मार्केटिंग है कैसे की जाए और क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है अगर खेती करना चाहते हैं तो? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बैकग्राउंड में काफी डिस्टर्बेंस होने के नाते से प्रॉब्लम आ रही है। पपीते के बारे में आप बात कर रहे हैं जी। पपीते में इन्होंने बोला कि फल बहुत अच्छी तरह से नहीं आ पा रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जी बढ़वार जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है डॉक्टर सिंह। हाँ, हेलो। जो पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज आई है जी। पौधे की बढ़वार एक्चुअली क्या है, अभी पौधा लगाए हैं ये, और पीछे जब भी इन्होंने लगाया है, अगर इनको पूछा जाए तो इन्होंने पौधों को जुलाई अगस्त में लगाया होगा और अभी ठंड पड़ गई। ठंड पड़ने की वजह से पपीते में बढ़वार नहीं हो पाती है। आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो पपीता है ये साउथ रीजन का फल है और वहां पर महाराष्ट्र में जैसे वेस्टर्न पार्ट है वहां पर बहुत अच्छा चलता है। हमारे यहाँ ये पपीता ठीक चलेगा, लेकिन इसकी जो प्लांटेशन है आपको सितंबर माह में करना पड़ेगा। सितंबर महीने में आप इसका प्लांटेशन करेंगे और नवंबर तक सेट होगा। जैसे दिसंबर माह आएगा, दिसंबर में हमको इसकी थैचिंग करनी होगी। थैचिंग करने का मतलब ये होता है कि जो पपीते के पौध लगे हैं, अगर आपने सितंबर में लगाया तो दिसंबर में जाकर के सेट होकर के लगभग उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। फिर आपको इसको छप्पर संरचना से इसको कवर करना। कवर करने से क्या होगा कि जो पाला पड़ेगा, पाला डायरेक्ट पत्तियों पर नहीं पड़ेगा, और जब पत्तियों पर नहीं पड़ेगा तो उसमें पीलापन नहीं आएगा। और जो ठंड है, ठंड के टाइम में तो बढ़वार नहीं होगी, दिसंबर जनवरी तक नहीं होगी, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगा और जो आपने कवर किया हुआ इनको हटाना है, हटाने के उपरांत आप पाएंगे कि इसमें ग्रोथ जैसे टेम्परेचर बढ़ा
फिर तापमान बढ़ने के साथ साथ इसमें जो है ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाती है। साथ ही हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें यूरिया का प्रयोग करना है। लगभग पर प्लांट 50 से 60 ग्राम का हम प्रयोग करते हैं उस समय, और इसमें देखेंगे कि ग्रोथ फिर आपको दोबारा मार्च के महीने में अच्छी मिलने लगती है और फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए, यानी ये कृषि कार्य जो है उनको करने होंगे सुनील जी को। साथ ही रंजीत जी का भी सवाल था कि कहाँ से इसकी ट्रेनिंग लेंगे, तो रंजीत जी आपको बता दें, आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ में जो बागवानी विभाग है वहाँ से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षण आपको वहाँ से मिल सकता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल हमारे साथ रंजीता जी जुड़ी हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रही हैं रंजीता जी? आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, हमको डॉक्टर साहब से ये जानना था कि अभी आम में हम सिंचाई किए, स्प्रे किए हैं सल्फर का और कीटनाशक का मंजर आने से पहले। अभी छोटा छोटा मंजर आ रहा है, तो अब नेक्स्ट कौन सा स्प्रे करना है और उसका नाम क्या है? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, सिंचाई कब करना है नेक्स्ट अभी? डॉक्टर सिंह क्या जानकारी देना चाहेंगे? मुंगेर बिहार से रंजीता जी जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया, मैम बता रही थी कि इन्होंने सल्फर का प्रयोग कर दिया है और फंगिसाइड का भी प्रयोग किया है, कीटनाशक का भी प्रयोग किया है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने के पहले आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करने से अभी तो चलिए गनीमत है कि प्रयोग कर दिया है और फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो इससे जो है जो भी हमारे पॉलिनेटर्स हैं उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है और फिर दाने कम लगते हैं। अभी करना यह है कि फ्लावरिंग अच्छी तरह से हो जाने दें। अगर आपको लगता है कि आपके आम के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको खर्रा रोग बोलते हैं, अगर इसकी समस्या आती है, तब आप जो है वेटेबल सल्फर जिसको बोलते हैं, वेटेबल सल्फर का प्रयोग किया जा सकता है और इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना करके हम करते हैं। साथ ही कैराक्सिन है, अभी इसको यूज करते हैं, इसको भी चाहे तो ये बड़ी कारगर दवा है। इसको 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ये जो खर्रा डिजीज है उसको रोका जा सकता है। साथ ही साथ देखा गया है कि खुद का कीट, जैसे अभी हापर संभावना होगी, हापर इसमें आएगा। जैसे आप पेड़ के नीचे जाते हैं तो लगता है कि इससे मच्छर उड़ रहे हैं आपके कान में, नाक में, ऐसा महसूस होगा आपको। आप जाए पेड़ के नीचे तो इससे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ हापर लग गया है, और साथ ही साथ मेरी बग भी लगती है कुछ। तो इसके लिए जब दाना बन जाए, सरसों के दाने के बराबर हो जाए, तो मैं क्या किया, इसी फल सेट कर जाए। इसके उपरांत आप इमिडाक्लोपिड 3 ml पर 10 लीटर के हिसाब से यूज करें, और अगर जरूरत पड़े थायोमेथाक्साम 3 ग्राम 10 लीटर के हिसाब से इसका भी सोल्यूशन बना करके आप स्प्रे कर दें, तो इससे जो हापर है, मैंगो हापर और मिलीबग दोनों का कंट्रोल हो जाता है। चलिए, इसमें यानी नियंत्रण हो सकेगा। और फिर जी आप जो वेटेबल सल्फर आप प्रयोग करते हैं तो वो डिजीज जो बीमारी है खत्म हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपके आम की फसल से बहुत अच्छी उपज। चलिए, बिल्कुल बेहतर जो फलन है वो हो सकेगा, गुणवत्तायुक्त फल जो है वो मिल सकेगा। आगे भी फिलहाल हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन समय का थोड़ा ख्याल हमें रखना होगा, इसलिए यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं बाग में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए और कैसे जो हमारी रबी की फसलें हैं वहां पे जल प्रबंधन अपनाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं। एक ईमेल पे सवाल आया है, ये सौमन शर्मा जी का ग्वालियर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर मिश्रा ये बता रहे हैं इनकी फसल गेहूं की फसल है 75 दिन की हो चुकी है और जो तापमान है वो भी अब अधिक लग रहा है, तो क्या सिंचाई अभी इनको करनी चाहिए या नहीं? अवश्य। मैं समझता हूं कि गेहूं की फसल उत्तर भारत की एक बहुत प्रमुख फसल है और अब हम तीसरी क्रांतिक अवस्था पे पहुंच चुके हैं और ये ज्वाइंटिंग की स्टेज आ गई है। आपके पास अगर जल की उपलब्धता है तो आप एक सिंचाई अवश्य ही कर दें, जिससे फसल में मेरे ख्याल फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास सिंचाई के संसाधन कितने हैं, या जैसे अभी तक बात होती थी कि कितनी सिंचाई दी जाए जी, तो लगभग अधिक जल उपलब्धता के समय में 6 सिंचाई की बात हो रही थी, लेकिन मैं समझता हूं कि 4 सिंचाई में गेहूं की फसल सफलतापूर्वक उत्पादित की जा सकती है जी। और जहां तक इनका सवाल है कि ग्वालियर में है और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो इन्हें अभी सिंचाई कर देनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए अभी आप सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि अगर तापमान में अधिकता आपको फिलहाल नजर आ रही है। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह एक और सवाल हमारे पास आया है तरुण साहू जी का उत्तर प्रदेश झांसी से। ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है उसका बीज इनको कहाँ से मिलेगा, उसकी खेती ये करना चाहते हैं। साथ ही अरविंद राठी जी भी पूछना चाह रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हेलो, आवाज शायद डॉक्टर सिंह तक पहुंची नहीं हमारी। डॉक्टर सिंह आवाज मिल रही है आपको भी? हाँ, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर सिंह एक सवाल है तरुण साहू जी का झांसी उत्तर प्रदेश से। वो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि उसका बीज कहां से मिल सकता है। हाँ, दोबारा रिपीट करें, किस चीज की खेती करना चाहते हैं? स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, माफ कीजिए, दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे। यहाँ डॉक्टर मिश्रा से हम जानकारी ले लेते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है थोड़ी। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल भेजा है, जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? उनको बीज कहां से मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए देखिए बीज तो हम नहीं कहेंगे, इसको रनर्स बोलते हैं, तो रनर्स का प्रयोग करना है। और इसमें रनर्स जो है किसी विश्वविद्यालय से, जैसे जो नजदीकी विश्वविद्यालय है जहां पर स्ट्रॉबेरी का काम हो रहा है, वहां से ये ले सकते हैं रनर्स। पंतनगर विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, हरियाणा में भी ग्रो कर रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत आभार इसके लिए। यहाँ डॉक्टर सिंह जानकारी दे रहे थे, अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर मिश्रा जी का जी। यहाँ डॉक्टर मिश्रा जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि लगातार अब जो किसान है जागरूक हो रहे हैं और किसान लगातार यही कहता है कि करीब करीब 60 से 70% पानी की बचत होती है। पहले फ्लड इरिगेशन का एक तरीके से अधिकतर दिया जाता था, लेकिन अब जब से ड्रिप की हम बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर की हम बात कर रहे हैं, तो काफी बदलाव जो है अब किसान भी देख रहा है, आर्थिक तौर पर भी। जी, पहली बात तो ये है कि हर फसल की जल मांग अलग अलग होती है और मिट्टी और वातावरण दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं, तो इसलिए एक रेंज हम बताते हैं, एक वैल्यू नहीं बता सकते हैं। परंतु जैसे गेहूं की बात करते हैं कि लगभग 400 से 450 मिलीमीटर टोटल सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी। अब अगर आपकी सिंचाई की विधि अच्छी हुई, जैसे कि ड्रिप या स्प्रिंकलर है, तो एफिशिएंसी करीब 90%
के आसपास है जी, तो आपको 450 के बदले 475 पे ही काम चल जाएगा जी। यदि अगर आपने फ्लडिंग इरिगेशन का अगर सहारा लिया तो 30% एफिशिएंसी के साथ में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 500 को भी क्रॉस कर जाएगी जी। इसी प्रकार से हर फसल की अलग अलग जल मांग होती है, तो जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो वातावरणीय जल मांग है। अभी किसानों को हम शिक्षित भी कर रहे हैं, प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, और नई तकनीकी अभी तक तो इन्होंने अडॉप्ट की है सिंचाई की विधियां जी, लेकिन अब इरिगेशन शेड्यूलिंग की तरफ हम ले चलेंगे इनको। तो पहले क्रांतिक अवस्थाओं की बात कर रहे थे, लेकिन अब नए नए गैजेट्स आ रहे हैं जो मृदा में या तो जल धारण क्षमता को देखते हैं, या पौधों की स्थिति को देखते हैं, या वातावरण के प्रचालकों के आधार पर। और अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं कंप्यूटर आधारित हो रही हैं जी। और कुछ समय के बाद आपको मोबाइल पर भी कुछ इस तरीके के ऐप मिलेंगे हमारे किसान भाइयों को, तो इनको ये निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाएगी जी। समय आ रहा है अच्छा, आगे बहुत बढ़िया समय आ रहा है जिसमें कि अच्छे यंत्रों का प्रयोग करेंगे जी, सेंसर्स का प्रयोग करेंगे, और किसान भाई ऑटोमेशन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल, यानी नए भारत की आत्मनिर्भर कृषि है, किस तरीके से देखिए मदद मिल सकती है। और सिंचाई की जब उन्नत विधियां हमारे पास हैं तो ना सिर्फ पानी की बचत हम कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ किसान की लागत को भी हमें कम करना होगा। और इस दिशा में लगातार ना सिर्फ सरकार प्रयास कर रही है, बल्कि हमारे जो किसान हैं वो भी काफी अग्रसर है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे आप जो पानी की बचत कर सकते हैं, और खासतौर से रबी फसलों में जो जल प्रबंधन है वो अपनाना कारगर हो जाता है, इसके जरिए भी अपनी लागत को बचा सकते हैं। अब चलिए हमारे जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। हमारा अगला विषय रहेगा सरसों में कीट रोग प्रबंधन, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण हमारे अगले विषय जो हैं, सरसों में कीट व रोग प्रबंधन और इसके साथ साथ कृषि मशीनरी प्रशिक्षण। आपको बता दें, आप अपना सवाल या सुझाव जो है वो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, और इसके साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम हैं, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इन पर भी आप अपने सवाल जो हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही आप अपना जो सवाल है वो दर्ज भी करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप इस पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी हेलो किसान के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।